नारद संचार आर्थिक समाचार के ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। पश्चिम एशिया संकट के बाद देश में प्रधानमंत्री ने लोगों को एक संदेश दिया है, अपील की है लोगों से कि हमें विदेशी मुद्रा को बचाना है, हमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक ही करना है। विदेश यात्रा कम से कम 1 साल तक विदेश यात्रा नहीं करनी है। 1 साल तक सोने की खरीद पर हमें रोक लगानी है। बहुत जरूरी हो तभी उसका हमें खरीदारी करनी है। इन सभी मुद्दों पर ये क्या संकट है, क्या इसका कोई समाधान है, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर NR भानुमूर्ति जी से। भानुमूर्ति जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भानुमूर्ति जी, सरकार ने एक तरह का जो आने वाला संकट है या आने वाली जो बड़ी समस्या है उसकी तरफ जो है संकेत एक तरह से दे दिया है। लोगों को तमाम उपाय बताए हैं जिससे कि विदेशी मुद्रा की बचत हो। आपके हिसाब से आज जो स्थिति है वह पश्चिम एशिया में अमेरिका, ईरान, इजराइल, जो भी फारस की खाड़ी में जो नाकेबंदी है, रोक लगी हुई है, कितना बड़ा संकट है ये आपके हिसाब से? वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट तो ये बहुत बड़ा संकट हो रहा है। एंड इफ यू सी फॉर द पास्ट 1.5 months वो अनसर्टेनिटी तो बढ़ रहा है। हर दिन अनसर्टेनिटी तो बढ़ रहा है। एंड इसका असर इकोनॉमी के ऊपर तो ऑलरेडी स्टार्टेड शोइंग अप, पर्टिकुलरली ऑन द एक्सटर्नल अकाउंट। आप एक्सचेंज रेट देखिए, आप इफ यू लुक एट the import bill, or if you look at the gold prices. So all this actually is due to the shock in the West Asia, shock coming from the West Asia crisis. Domestic economy तो मेरे ख्याल से इट्स इन ए गुड पोजिशन। अभी फरवरी तक तो हम गोल्डीलॉक्स सिचुएशन करके बोल रहे थे। अचानक ये मार्च से वेस्ट एशिया क्राइसिस के we got into this trouble. So I think as the Prime Minister clearly mentioned, there is a need for us to really adjust ourselves, both consumption as well as particularly discretionary consumption. वो पोस्टपोन कर सकते हैं, वो कंजम्पशन को पोस्टपोन ही करना चाहिए। सो आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर का वो 7 पॉइंट very very timely है, and it's important. Otherwise we might face a crisis, particularly on the external account. Current account deficit करके बोलता है वो, already there is a pressure on current account deficit. कुछ estimates के मुताबिक वो 0.9% थे पिछले साल, अभी 2% के ऊपर भी जा सकता है। सो इसी कारण प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का वो क्या बोलता है संदेश, आई थिंक वेरी टाइमली, एंड हम सब उसको फॉलो करना चाहिए। भानुमूर्ति जी, एक ये आरोप लगाया जा रहा है कि तमाम विपक्ष भी बोलता है, कुछ लोग भी कहते हैं कि सरकार ने इलेक्शन के दौरान तो ये संदेश सरकार की तरफ से मिल रहा था कि सब ठीक है, हमारे पास कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है, गैस का भी हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, मिल रहा है, अभी सरकार जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, दाम भी उस समय नहीं बढ़ाए गए। और इलेक्शन जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री ने एकदम ये देश के नाम जो 7 सूत्र उन्होंने गिनाए हैं कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल कम उपयोग कीजिए, विदेश यात्रा मत कीजिए, और घर में बैठकर काम वर्क फ्रॉम होम कीजिए, और खाद्य तेल का इस्तेमाल भी कम कीजिए। 7 चीजें मुख्य जो है ये गिनाई है। मतलब आपको क्या लगता है कि सरकार ने कुछ देर कर दी क्या ये सब कहने में? नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि वो देर कर दिया है। आप 2 महीने पहले आप देखिए एक बहुत बड़ा पॉलिसी इंटरवेंशन आया है,
particularly from the finance ministry, where they reduce the excise on petroleum and diesel. जी And in fact, initially the government was not keen on passing on that hike in the oil prices to the consumers. They have taken the fiscal shock. They have taken a fiscal path where there are estimates that suggest somewhere close to 2 lakh crore is the fiscal impact of that excise reduction on petrol and diesel. So it's not correct to say that government has not taken any measures before the elections. ये fiscal का ऊपर एक burden हो रहा था. I think now if you look at the post April, the uncertainty is only increasing. We were thinking that the West Asia war would end soon, but I think it actually aggravated over last 15 days. So I think we should not really mix up these elections as well as the policy that the government is doing. So government has already taken a lot of measures. Even the Reserve Bank of India also taken many measures even before the elections. So ये दोनों monetary or fiscal policy तो already they have taken whatever the measures that they can take in the short term. So अभी long term, because it's going to be long term impact, I think there is no other option other than following some of these prescriptions. सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम किया था पेट्रोल पर पहले, और तेल कंपनियां को जो उनकी अंडर रिकवरी बढ़ रही थी उनको थोड़ा उससे राहत मिली, और उसके बाद अब फिर 3 रुपए 3.5 रुपए, आज भी एक खबर है कि कुछ पैसे और बढ़ाए हैं। तो अंडर रिकवरी जो हो रही है तेल कंपनियों को, उससे तेल कंपनियों को, जैसा कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी कहा है कि 700 करोड़ रुपए, करीब 700 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी जो है अभी डेली हो रही है। इससे पहले 1000 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी चल रही थी। विदेशी मुद्रा का जो मामला है, विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज, हमारा जो गुड्स ट्रेड है वो भी घाटे में रहता है। सर्विस ट्रेड जो चलता है उसमें काफ़ी कोशिश होती है कि जो वो घाटा उसको भरपाई कर दिया जाए, लेकिन फिर भी ओवरऑल ट्रेड जो है वो घाटे में रहता है। अभी जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो शेयर मार्केट में आते हैं वो भी पैसा निकाल रहे हैं। तो जहाँ तक विदेशी मुद्रा मिलने की बात है, भारत के पास विदेशी मुद्रा कहाँ से आएगी, उस मोर्चे पर क्या स्थिति लगती है आपको? क्या हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कम हो जाएगा, या उसमें जैसा भी $700 बिलियन के आसपास चल रहा है वो बना रहेगा? क्या स्थिति लगती है आपको? अभी हमारा 690 बिलियन आसपास है। If you look at some of the prescription that international financial institutions provide, you should have at least 6 months import coverage of your foreign exchange reserves. अभी तो हमारा कम से कम 9 महीना का foreign exchange reserve coverage है. So one need not worry about the extent of foreign exchange reserve that we have right now. But I think आप क्या बोल रहा है कि वो foreign institutional investors they are withdrawing from the Indian market. That is certainly a concern, and it has not started in the month of April or so. In fact, actually it started much earlier. वो ट्रम्प टैरिफ आने के समय पे ही वो फॉरेन इन्वेस्टर्स 2025 को निकालते रहे। हाँ जी, so it is nothing to do with West Asia crisis as such. So it is been happening for the past 1 year or so. इसका बीच में I'm sure all of you are aware, the government also taken various measures, particularly reforms, structural reforms क्या बोलता है वो, so there are a lot of measures that have been taken for the past 1 year. So इसी वजह से हमारा foreign exchange situation अभी I mean we are still not into the situation that we need to be scared of foreign exchange reserves. But I think ये दो चीज है, एक foreign institutional investors है और दूसरा foreign direct investment है। अभी ये दोनों के बीच में अलग ट्रेंड दिख रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल
investors अभी वापस जा रहा है कि फ्लाइट I mean going back to the United States Treasury. But if you look at foreign direct investment, India is still attracting a large amount of foreign direct investment compared to any other countries, particularly emerging market economies. So long term investment तो अभी भी attract कर रहा है, मगर short term flows थोड़ा issue है, and it has been there since 2025 February March when Trump tariffs have actually came. ये सर आपने बहुत बड़ी बात कही है कि एफआईआई निवेश बेशक घट रहा है या वो पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें भारत अभी भी विदेशी कंपनियों के लिए और जो बाहर के लोग भारत में, जो बाहर की कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं, उनके लिए अभी भी भारत एक आकर्षक देश एक बना हुआ है। Small clarification here. Foreign institutional investment होता है short term investments. FDI होता है long term investments. So foreign investors are still betting on India's long term growth story. So in the short term, yes, it may be attractive for them to go back to United States, but otherwise in the long term, there is still the foreign investors अभी भी India के ऊपर बहुत confidence रहा है। मैं पीछे रिजर्व बैंक के कोई डाटा भी देख रहा था, ग्रॉस जो एफडीआई है ग्रॉस, वो कहीं ना कहीं मतलब मजबूत स्थिति में है, वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बढ़ाई है। तो मेरा जहां तक आपने करंट अकाउंट, जो चालू खाता जो भारत का होता है, यानी कुल हमारा कितना खर्च हो रहा है और कुल कितना आ रहा है, तो उसका जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो जोर है कि आप सोना कम खरीदिए, आप विदेश यात्रा पर कम जाइए, आप ब्रांडेड जो बाहर की चीजें हैं उनको कम खरीदे, जहां विदेशी मुद्रा खर्च होती है उसको जो रोकने का थोड़ा प्रयास है, वो यही फोकस है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, उसको कम से कम रखा जाए। तो आपने बताया कि अभी हमें विदेशी मुद्रा का जो विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर ज्यादा चिंता की हमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे पास 9 महीने के लिए या 10 महीने के लिए जो भी हमें इंपोर्ट करना है उसके लिए पूरा रिजर्व है। ये सोना जो है भारत में, आप जानते हैं कि भारतीय एक जो समाज है, जो हमारा भारत देश है, महिलाएं हैं, सोने के प्रति उनका खास लगाव रहता है कि आप, और क्या ये हो सकता है कि क्योंकि काफी सोना हमारे पास घरों पर बिल्कुल पड़ा हुआ है, घर में वो रखा हुआ, उसका इस्तेमाल नहीं होता, उसको अगर हम इकोनॉमी में लाए तो कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट है उस पर हमारा दबाव कम होगा। क्या सरकार को कोई ऐसी स्कीम लानी चाहिए कि घर का जो सोना है कहीं ना कहीं उसको साइकिल में लाया जाए, जो सोने के गहने हैं, नया सोना खरीदना है, उसमें लाया जाए? क्या ऐसी कोई बड़ी स्कीम, अच्छी स्कीम लानी चाहिए सरकार को? वो तो है। आई थिंक आरबीआई भी इसके बारे में एक टेक्निकल पेपर भी रिलीज किए थे पिछले साल। बट ये तो थोड़ा पुराना बात है, दैट गोल्ड इज एक्चुअली केप्ट एट द हाउस होल्ड। वो थोड़ा पुराना बात हो गया है। फॉर द पास्ट 3 years आप सेंट्रल बैंक डेटा देखा है तो सिर्फ इंडिया का नहीं, बहुत सारा सेंट्रल बैंक्स का डेटा देखा है, उसमें we'll find it that central banks also purchasing gold in a big way, for the past 2 years, even India for that matter, and also many countries, emerging market economies, they also started purchasing heavy gold from the international market. We also know that exchange traded funds भी है, right? वहाँ भी gold funds है, where you don't really hold physical gold, but you actually hold the gold bonds. उसमें भी it is not limited to only household consumption and all that. I think the share of central bank as well as the share of the financial products is also increasing over a period of time. So that is the current story. It is not that old like
only Indian women are holding it. That is not correct. That is that's a too old story. So you are right. I think whatever the gold which is there at the household, there could be some scheme. I mean, there are some suggestions like, you can go for a gold monetization scheme. So that is one way to look at, and I think we should be able to bring some of the gold back to the market. So वो schemes तो देख सकते हैं, and I think RBI is actually looking at all those options. मतलब आपका कहने का मतलब है कि समय बदला है, गोल्ड बॉन्ड स्कीम चल रही है, शेयर मार्केट में जो गोल्ड और सिल्वर के म्यूचुअल फंड्स टाइप के जो वहां भी खरीद फरोख्त हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है फाइनेंशियल सेक्टर में सोने और चांदी का मामला बदला है। वो एक फॉरेन समस्या एक्सचेंज रिजर्व्स बोल रहा है ना, $690 बिलियन। आप इसमें देखा है तो शेयर ऑफ गोल्ड एक्चुअली इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years कंपेयर टू अदर करेंसीज। हाँ, मैं देख रहा था कि इसमें 115 अरब डॉलर, 115 बिलियन डॉलर का गोल्ड रिजर्व हमारे पास है, जबकि जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है वो 550, जो 690 का जो टोटल है उसमें 550 बिलियन डॉलर की फॉरेन एसेट है। और एक पिछले बड़ा साल हिस्सा देखा तो पिछले साल तो इट्स लेस देन 100 बिलियन in terms of gold. So it's actually the share of gold is actually increasing in all the foreign reserves of central banks. भानुमूर्ति जी, एक समस्या जो है कि सरकार कंट्रोल तो करेगी जो चीजें, जो स्थिति बन रही है, लेकिन जो कच्चा तेल है उसका जो दाम है वो लगातार बढ़ रहा है। डॉलर रुपए का जो एक्सचेंज रेट है वो लगातार रुपया जो है डाउन हो रहा है। तो इस चीज को मतलब आप जितना उसको कंट्रोल करेंगे वो दाम और गिर जाता है, उससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। इसको कैसे मतलब एक दायरे में लाया जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? दो चीज है। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑलरेडी mentioned, I think we need to reduce our travel, we need to reduce our consumption of petrol and diesel, which is a very, and particularly gas for that matter. So all these three, one way to manage is to reduce the consumption of all that. So बहुत सारा government notifications अभी आ गया कि you have to do all the meetings online. So there are many proposals or many suggestions that has come from the government. Second is ये तो short term हो गया, ये सब measures short term हो गया है. For a long term measures, I think we need to have create some kind of reserves, particularly ये fuel reserve होता है, fertilizer reserve होता है. We have foreign exchange reserves, we have food reserves, but we don't talk about fuel reserves and fertilizer reserves. So ये reserves को भी हम थोड़ा उसको ऊपर ध्यान देना चाहिए. And there are other measures also taken, like अभी ethanol blending का भी शुरू कर दिया है, particularly for the fuel. I think now 20% or 25% consumption is based on ethanol. So ऐसा कुछ changes in the fuel composition ये सोलर के ऊपर भी बढ़ावा दिया है. In fact recently गवर्नमेंट ये न्यूक्लियर पावर के लिए भी ओपन किया है प्राइवेट सेक्टर के लिए. सो ये बहुत सारा वर्क इन प्रोग्रेस है, बट आई थिंक इन द लॉन्ग रन आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन not just on food and foreign exchange reserves, but also on the fuel and fertilizer reserves. वो भी उसको भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होना चाहिए. तो भानुमूर्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम हमारी जो जानकारी जो हमें चाहिए थी उनका आपने जवाब दिया। आपने कहा कि केवल हमें विदेशी मुद्रा भंडार पर ही ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि तेल और गैस का भी हमें भंडार एक बनाना चाहिए, उसको और ज्यादा। हालांकि सरकार ने कुछ बनाए भी हैं, लेकिन उसको और बढ़ाने की जरूरत है, कच्चा तेल का भंडार बनाया जाए। आपने ये भी कहा कि शेयर मार्केट से जो FII निकाल रहे हैं वो शॉर्ट टर्म मामला है, वो पिछले 2025 से वो लगातार इस तरह की गतिविधियों में लगे हुए हैं। लेकिन जो दीर्घकालिक है, जो लॉन्ग टर्म निवेश है, FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वो देश में आ रहा है, देश उसके लिए एक आकर्षक स्थान जो है बना हुआ है। आपने ये बताया कि सरकार ने इस दिशा में पहले से ही कदम उठाना शुरू कर दिया था। जो एक्साइज ड्यूटी कम की गई, 10 रुपए पहले घटाया गया,
उसके बाद अब समय रहते सरकार ने तमाम जो चीज़ें जनता से अपील की है कि आप विदेश यात्रा पर 1 साल तक ना जाएं, 1 साल तक सोना ना खरीदें, 1 साल तक थोड़ा पेट्रोल डीजल की खपत भी कम रखें। तमाम उपाय जो सरकार ने उठाए वो इसी दिशा में उठाए गए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी सरकार को ये उपाय जो है करने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने हमारे दर्शकों को तमाम चीज़ें बताई। भविष्य में भी हम आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।